इस रात जब मेहमान रुखसत हुए तो हया अपने कमरे में आकर भी देर तक मुस्कुराती रही। इसे बार बार फवाद की बातें याद आ रही थीं। आप खुश तो हैं ना? सिर्फ यही एक सवाल उसके दिल में अजीब सी नरमी भर गया था। दूसरी तरफ ज़ैनब भी सब समझ रही थी। अगले दिन नाश्ते के बाद फवाद ने मोदबाना अंदाज में ज़ैनब को फ़ोन किया। भाभी, अगर आप मुनासिब समझें तो। वो हल्का सा झिझका। अलामत वावन वक्फताम। मैं हया से कभी कभार बात करना चाहता हूँ। ज़ैनब मुस्कुरा दी। एक शर्त पर। जी, हुदूद और एहतिराम हमेशा कायम रहेंगे। फवाद फौरन बोला, ये वादा रहा। ज़ैनब मुतमईन हो गई। उसी शाम उसने हया को एक तरफ बुलाया। ये लो। इसने मोबाइल इसके हाथ में रखते हुए कहा। इसमें फवाद का नंबर है। हया घबरा गई। भाभी, मैं कैसे बात करूंगी? ज़ैनब ने इसके सर पर हाथ रखा। ज़रूरी नहीं हर बात तुम ही करो। सिर्फ खुद को पहचानने का मौका दो। रात तकरीबन 10 बजे फ़ोन बजा। हया का दिल धड़कने लगा। इसने कांपते हाथों से कॉल वसूल की। अस्सलामु अलैकुम। दूसरी तरफ से हंसती हुई आवाज़ आई। वालेकुम अस्सलाम। इतनी धीमी आवाज़। मुझे लगा गलत नंबर मिल गया है। हया बेइख्तियार मुस्कुरा दी। जी, नहीं। फवाद हंस पड़ा। अब लग रहा है सही नंबर मिला है। मुलाकात के वक्त जो लड़का निहायत संजीदा और शर्मीला दिखाई दे रहा था, फ़ोन पर वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। बहुत बुलंद, शोख मिजाज और बातों में बेहद रोमांटिक। वैसे, वो शरारत से बोला, आपने आज भी मेरी तरफ नहीं देखा। हया शर्मा गई। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर अगली बार 5 सेकंड तक देख लीजिएगा। मैं इतने पर ही गुजारा कर लूँगा। हया के गाल सुर्ख हो गए। आप बहुत बातें करते हैं। और आप? फवाद फौरन बोला। अलामत वावन वक्फताम। बहुत कम, इसलिए कोटा मुझे पूरा करना पड़ता है। हया हंस दी। इसकी हंसी सुनकर फवाद चंद लम्हे खामोश रहा। फिर आहिस्ता से बोला, ये हंसी सुनने के लिए शायद मैं हर रात फ़ोन किया करूं। हया का दिल ज़ोर से धड़का। आप भी ना। इससे आगे वो कुछ ना कह सकी। यूं ही बातों बातों में रात गुजर गई। फिर ये मामूल बन गया। फवाद बहुत बुलंद था और इसकी तवक्कात भी ऐसी थी, मगर हर बार हया खामोश हो जाती और फवाद इसकी खामोशी पे चुप हो जाता। इधर हादी और माहनूर की ज़िंदगी भी बज़ाहिर मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। हादी अब बिजनेस में पूरी दिलचस्पी लेने लगा था। हारिस इस पर एतमाद करने लगा था और घर में भी काफ़ी सुकून था। मगर यह सुकून ज़्यादा देर कायम ना रह सका। कुछ माह बाद वो दिन भी आ गया जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ज़ैनब ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। हारिस ने पहली बार अपने नन्हे बेटे को गोद में लिया तो इसकी आंखें नम हो गईं। इसने बच्चे की पेशानी चूमकर धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। हया खुशी से रो रही थी। हमजा बार बार बच्चे को गोद में लेने की जिद कर रहा था। हादी भी खुशी से बड़े भाई के गले लग गया। मुबारक हो भाई। हारिस की मुस्कुराहट में हमेशा की तरह वक़ार था, मगर आज इस वक़ार में बाप बनने की बेपनाह खुशी भी शामिल थी। सब खुश थे, सिवाय एक शख्स के, माहनूर। जैसे ही उसने सुना कि ज़ैनब के हम बेटा हुआ है, इसके अंदर हसद की एक नई आग भड़क उठी। पहले हर खुशी इन्हीं को, अब पहला बच्चा भी। इसका चेहरा जर्द पड़ गया। जब सब नन्हे बच्चे को देखने गए तो वो अपने कमरे में बैठी रही। इसने बच्चे को देखने तक की जहमत ना की। हादी ने नरमी से कहा, चलो भाई और भाभी से मिलाते हैं। माहनूर ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मेरा दिल नहीं। हादी ने महसूस किया कि मसला कुछ और है, मगर वो खामोश रहा। चंद दिन बाद फवाद अपनी फैमिली के साथ मुबारक देने आया। खाने के बाद मौका पाकर माहनूर ने उसे अलग बुलाया। डॉक्टर साहब। फवाद मुअद्दब अंदाज में उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। जी भाभी। माहनूर ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे आपसे एक ज़ाती बात करनी थी। जी फरमाइए। मैं अपना चेकअप करवाना चाहती हूँ। हादी हर बार कह देते हैं अभी जल्दी है। फिर इसने आहिस्ता से पूछा, कहीं मसला हादी में तो नहीं? फवाद ने फ़ौरन संजीदगी इख्तियार की। ऐसी बातों का अंदाज़ा बग़ैर मुआयने के नहीं लगाया जा सकता। आप कल हस्पताल आ जाएं। मैं आपकी मुलाकात एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से करवा दूंगा। मुनासिब टेस्ट होंगे, फिर ही कुछ कहा जा सकेगा। माहनूर ने फ़ौरन हामी भर ली। अगले दिन वो अकेली हस्पताल पहुंची। फवाद ने वादे के मुताबिक उसे मुतालिका डॉक्टर से मिलवाया। मुआयना हुआ। चंद ज़रूरी टेस्ट लिखे गए। रिपोर्ट्स आने में कुछ वक्त लगा। आखिरकार डॉक्टर ने फ़ाइल खोली, रिपोर्ट गौर से देखी, फिर निहायत हमदर्दी से माहनूर की तरफ देखा। आपसे एक अहम बात करनी है। माहनूर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा।
जी, डॉक्टर ने नरमी से कहा, रिपोर्ट्स के मुताबिक मसला आपकी तरफ से नजर आ रहा है। इब्तिदाई नताइज ये बताते हैं कि आप में कुदरती तौर पर हमल ठहरना नामुमकिन है। जहाँ तक आपके शौहर का ताल्लुक है, उनके टेस्ट भी होने चाहिए। माहनूर के हाथ कांपने लगे। फाइल इसकी उंगलियों में लरजने लगी। इसे लगा जैसे कमरे की हर आवाज़ अचानक बहुत दूर चली गई हो। चंद लम्हे पहले तक जो दुनिया उसे अपनी लग रही थी, वो यकायक बदल गई थी, और दरवाजे के करीब फवाद खामोशी से खड़ा था। आयशा नूर डॉक्टर के कमरे से निकलते वक्त माहनूर के कदम जैसे इसका साथ छोड़ रहे थे। रिपोर्ट इसके हाथ में थी, मगर इसे एक लफ्ज़ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी आंखों के सामने बस एक ही जुमला बार बार गर्दिश कर रहा था, मसला आपकी तरफ से है। वो राहदारी में चलते चलते अचानक रुक गई। इसका सांस घुटने लगा। फवाद ने फौरन इसकी कैफियत महसूस की। भाभी, वो तेज़ी से उसके करीब आया। आप ठीक हैं? इतना सुनते ही माहनूर का ज़ब्त टूट गया। इसने बेइख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा ढंप लिया और ज़ारो कतार रोने लगी। फवाद घबरा गया। भाभी, प्लीज़ खुद को संभालिए। वो एक कदम पीछे हटा ताकि इन्हें मुनासिब जगह और सहारा मिल सके, फिर नरमी से बोला, आए, यहाँ बैठते हैं। वो उसे हस्पताल के अपने मुशावरती कमरे में ले आया। कुर्सी खींचकर उसे बिठाया। टेबल पर रखा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। पहले पानी पी लीजिए। माहनूर के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। फवाद ने गिलास इसके हाथ में थमाया। गहरा सांस लीजिए। हर रिपोर्ट आखिरी फैसला नहीं होती। मेडिकल साइंस में बहुत से इलाज मौजूद हैं। आप अभी सिर्फ एक मरहले पर हैं, मंजिल पर नहीं। काफ़ी देर बाद माहनूर का रोना कुछ कम हुआ। इसने नम आंखों से फवाद की तरफ देखा, फिर अचानक इसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। फवाद, उसकी आवाज़ टूट रही थी। एक वादा करें। फवाद संजीदा हो गया। जी, ये बात, अलामत वावन वक्फताम वक्फताम वक्फताम, राज रहेगी, हादी को भी नहीं, और वो रुकी, फिर बमुश्किल बोल सकी, हया को भी नहीं बताएगा। फवाद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर निहायत संजीदगी से बोला, आप बेफिक्र रहें। आपकी तिब्बी मालूमात अमानत हैं। आपकी इजाज़त के बगैर मैं किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं कहूँगा, ना हया से, ना किसी और से। माहनूर ने आंखें बंद करके सर हिला दिया। उसके दिल पर जैसे एक बोझ कुछ हल्का हुआ। फवाद ने नरमी से कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। माहनूर ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे थोड़ा अकेला रहना है। फवाद ने इसरार नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, अगर कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो बल्ला झिझक बताइएगा। घर आकर माहनूर सीधी अपने कमरे में चली गई, बिस्तर पर लेट गई और छत को घूरने लगी। मुलाजिमा ने 2 बार खाने के लिए पूछा। इसने हर बार एक ही जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शाम तक वो उसी तरह खामोश पड़ी रही। रात को हादी वापस आया तो कमरे की बत्तियां मध्यम थीं। इसने देखा माहनूर वैसे ही लेटी हुई है। वो फौरन इसके पास बैठ गया। माहनूर, तबीयत खराब है। कोई जवाब ना आया। हादी ने इसके माथे पर हाथ रखा। बुखार भी नहीं। फिर किया हवा। माहनूर ने सिर्फ इतना कहा, सर दर्द है। उसकी आवाज़ में ऐसी टूट फूट थी कि हादी का दिल घबरा गया। डॉक्टर के पास चलें? नहीं, कुछ देर आराम कर लूँगी। हादी ने ज़्यादा इसरार ना किया। इसे किया मालूम था कि जिस दर्द से वो गुजर रही है, इसका इलाज किसी दर्द की गोली से मुमकिन नहीं। उसी रात हया हसबे मामूल फवाद के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, मगर आज फ़ोन काफ़ी देर से आया। जब उसने कॉल उठाई तो फवाद की आवाज़ मामूल से ज़्यादा थकी हुई थी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हया फ़ौरन बोली, आप ठीक हैं? फवाद ने चंद लम्हे खामोश रहकर जवाब दिया, बस आज हस्पताल में एक मुश्किल दिन था। इसने पेशा वराना राजदारी की वजह से मज़ीद कुछ ना बताया। हया ने उसकी आवाज़ की थकन महसूस की। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। फवाद हल्का सा मुस्कुराया। कभी कभी कुछ मरीज़ ऐसे मिल जाते हैं, अलामत वावन वक्फताम वक्फताम वक्फताम, जिनके लिए दिल भी दुआ करता रहता है। हया का दिल भर आया। अल्लाह सबके लिए आसानी करे, आमीन। दोनों देर तक मुख्तलिफ बातें करते रहे। इधर हादी एक अहम कारोबारी इशाये में गया हुआ था, इसलिए माहनूर कमरे में अकेली थी। इसकी आंखों से बार बार आंसू बह जाते। कभी वो रिपोर्ट को देखती, कभी अलमारी में छुपा देती। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। आखिरकार फवाद ने हया से इजाज़त ली। अच्छा, अब आप आराम करें, कल सुबह जल्दी भी उठना है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद होने के बाद हया ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। आज फवाद पहले जैसा खुश मिजाज नहीं था। शायद कोई परेशानी थी।